हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं आपके 10th के सिलेबस की एक दूसरी पोइम जिसका कि टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल बाय द कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स की ये जो कविता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, दैट मीन्स है कि आप जब कहीं बाय चांस व्हेन यू आर मूविंग टू सम फॉरेस्ट, हाउ यू एनकाउंटर सम सर्टन वाइल्ड एनिमल एंड टू आइडेंटिफाई दैट एनिमल्स, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट एनिमल, दैट इज डिस्क्राइब इन दिस पोएम। आप उस एनिमल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, इस कविता में बताया गया है। इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम, एक हास्यास्पद या एक व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अलग अलग जंगली जानवरों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है कि इफ़ बाय चांस यू एनकाउंटर विद सम सर्टन बीस्ट इन द फॉरेस्ट, so just to recognize that species of the beast or species of animal, you can take help of the different stanzas of this poem। अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को बड़ी ही मज़ेदार तरीके से कविता में कहा है और बताया गया है आपको। जैसे पहले ही पैराग्राफ में बोलती है कवयित्री, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। कहने का मतलब है, कविता में कहा गया है कि if ever you should go by chance, यानी अगर संयोगवश कभी आप जाते हैं तो जंगल्स इन द ईस्ट, पूरब के, क्योंकि कैरोलिन वेल्स वेस्टर्न नेशन से हैं, किसी पश्चिमी देश से हैं, तो इसीलिए भारत या भारत के जो जंगल्स हैं वो इनको ईस्ट करके रेफ़र कर रही है, पूरब कह के बता रही है। बोला कि अगर आपको कभी मौका मिलता है और आप पूरब के जंगलों में जाएं तो आपको इन जंगलों में आप आगे बढ़ रहे हैं और अचानक से कोई बहुत ही विशाल और भूरे पीले मटमैले रंग का कोई जानवर आपके सामने आ जाए, एंड ही रोर्स एट यू, और वो आपको देख करके दहाड़े और उसकी दहाड़ से आपको ऐसा लगे कि आपकी जान निकली जा रही है, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो आपको समझ जाना चाहिएगा कि आपका सामना उस समय जंगल में शेर से हुआ है, एशियन लायन से हुआ है, यानी कि एशिया के शेर से हुआ है। तो पहले पैराग्राफ में इतनी सुंदर लाइनों के जरिए उन्होंने बताया कि आप शेर को कैसे पहचानेंगे, यानी कि शेर क्या करता है, दहाड़ता है, बहुत तेज से दहाड़ता है। तो वही उन्होंने बोला है कि इफ़ यू, लास्ट की 2 लाइन्स में बोलती है कि इफ़ ही रोर्स एट यू, यू आर डाइंग, को यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो अगर आपके ऊपर ये दहाड़ रहा है तो आप समझ जाएं कि ये जो जानवर है वो एशियन लायन है, ठीक है, एशियाई शेर है। अगली पैराग्राफ में बोलती हैं कि और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। अब इस पैराग्राफ में वो बंगाल टाइगर यानी कि बंगाल के बाघ जो कि सुंदरबन के डेल्टाओं में पाए जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का एक मज़ेदार तरीका बता रही हैं कि बोला कि आप कोलकाता या उधर गए हुए हैं और उन सुंदरबन के जंगलों में घूम रहे हैं, अचानक से कोई बहुत ही शांत, संभवतः कोई जानवर आपका सामने आ जाता है, और जिसमें क्या है कि जिसकी पीली पृष्ठभूमि पर, यानी जो उसका रंग तो पीला है लेकिन उस पर क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, यानी कि काली धारियां हैं, काली पट्टियां बनी हुई हैं,
और ध्यान रखें, इससे थोड़ा बच के रहें। इफ़ ही ईट्स यू, क्योंकि ये तुम्हें खाता है, ये खा जाता है। तो ये एक सिंपल सा नियम है जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि ये कोई और जानवर नहीं बल्कि क्या है, बंगाल टाइगर है। अगले पैराग्राफ में वो बोलती हैं कि इफ स्टोरिंग फॉर द बीट्स यू व्यू whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you all know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. इस कविता में एक चीज़ और देखेंगे कि किस तरह से कवि कविता की राइम और रिदम को बनाए रखने के लिए स्पेलिंग चेंजेस कर रहा है शब्दों की। जैसे लेफ्ट एंड लेफ्ट को वो लेफ्ट एंड लेफ्ट ना बोल के लैप एंड लैप बोल रहा है। LEP लैप लैप मतलब जो वर्ड है वो पोइटिक डिवाइस या पोइटिक लाइसेंस के रूप में इसका प्रयोग होता है, जिसमें कवि को ये अधिकार रहता है या कवि के पास ये स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी कविता को की रचना करते वक्त कुछ व्याकरण के या कुछ वर्तनियों में बदलाव कर सकता है, व्याकरण के कुछ नियमों को भी बदल सकता है। ऐसा ही कवि ने इसमें किया है। ये आप यहाँ मार्क कर सकते हैं कि इफ तो ये जो इस तरह की जो ये जो जिसको पोइटिक लाइसेंस बोला जा रहा है, ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनका, या मान लीजिएगा साहित्यिक उपकरण हैं जिनका प्रयोग कवि या जो साहित्यकार हैं वो अपनी रचनाओं को सुंदरता प्रदान या सौंदर्य प्रदान करने के लिए किया करते हैं। तो बस इसमें पता है कि इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ में अगर आप आगे कहीं टहलते हुए जा रहे हैं और तभी आपको कोई एक बीस्ट यानी एक पशु या जानवर दिखाई देता है जिसके पूरे शरीर पर, जिसके पूरी खाल पर या बाहरी जो हाइड यानी आवरण है, जो उसकी चर्म है, उस पर क्या है, काली मिर्च के जैसे धब्बे हैं, पेपर्ड है वो। और ध्यान रखें, इससे थोड़ा दूरी रहें क्योंकि ये आपके ऊपर कूद पड़ेगा और अगर ये ऐसा करता है तो आप समझ जाइए कि ये लेपर्ड है, यानी ये तेंदुआ है। क्या है ये? लेपर्ड तेंदुआ होता है, ठीक है। तो अब अगर ये आपके पास झपट पड़ा है तो अब दर्द में चिल्लाने कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्या करेगा, कूद कूद कर बार बार आपके ऊपर कूद कर आपके ऊपर क्या करेगा, हो सकता है कि आपको चोट पहुंचाए या हानि पहुंचाए। तो अब चिल्लाने का या बचने का कोई रास्ता आपके पास नहीं बचता है। तो इसमें तेंदुए के बारे में बताया गया। अगला है कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, कभी अचानक से आप अपने घर के अहाते में टहल रहे हैं, मतलब घर के आंगन में कहीं टहल रहे हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वहाँ आपका सामना एक जानवर से होता है और ये जानवर क्या करता है, आपको हग यानी गले लगा लेता है और वो भी बहुत कस के पकड़ लेता है आपको। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो निश्चित समझ जाइए कि ये जानवर कोई और नहीं, एक भालू है, वेयर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, अगर आपको कोई संदेह है इस विषय में तो मैं इस बात को पक्के से जानता हूँ कि ये जानवर आपको क्या करेगा, फिर से आपको क्या करेगा, फिर से आपको गले लगा लेगा और शायद ये इतनी तेज़ तुम्हें गले लगाएगा, तुम्हारा आलिंगन लेगा कि जिससे शायद तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है ना। अगले पैराग्राफ में बोला गया दो आर डिस्टिंग्विश, ठीक है, बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, बोला कि हालांकि अलग अलग जानवरों को पहचानने में, उनमें भेद करने में नोविस होता है नौसिखिया, नॉन प्लस होता है थोड़ा परेशान हो सकता है या व्यथित हो सकता है या उलझ सकता है। तो कोई नोविसिया हालांकि इस तरह के सभी जानवरों को पहचानने में उलझ सकता है, फंस सकता है। तो क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाज, दस हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अब कभी आपको हाइना एक प्रकार का जंगली जानवर है और क्रोकोडाइल मगरमच्छ हैं, उनमें अंतर करने का बता रहा है। बोला आप अगर हाइनाज को आप देखेंगे तो वो हमेशा लगेगा कि हंस रहे हैं, शिकार करते वक्त या चलते वक्त वो हंसते हैं, और आप अगर देखेंगे क्रोकोडाइल्स को, मगरमच्छ को, तो वो रोते हैं। तो अगर रो रहा है तो क्रोकोडाइल है और अगर हंस रहा है तो हाइना है। इस तरह से आप उसे पहचान पाएंगे, ठीक है। दोनों ही खतरनाक जानवर हैं और इनसे हमें स्वयं को बचा के रखना चाहिए।
अंतिम पैराग्राफ जो है वो कविता का अंतिम पैराग्राफ है, वो इस तरह से है कुछ। कविता में कहा है उन्होंने कवि ने, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बोला जो वास्तविक कैमेलियन है, गिरगिट है, वो एक छोटा जानवर है। एन अ सॉर्ट ऑफ लिजर्ड, मतलब कुछ कुछ छिपकली के जैसा। लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कुछ कुछ छिपकली के जैसा। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, न कोई पंख है इसका। इफ देयर इज नथिंग ऑन ट्री दिस द कैमेलियन यू से, और कभी कभी हो सकता है कि पेड़ पर तुम्हें कुछ भी न दिखाई दे, लेकिन फिर भी वहाँ एक गिरगिट छिपा हो सकता है। एक गिरगिट एक अपना छद्म आवरण होता है, कैमोफ्लेज, इसका प्रयोग करते हैं। कैमोफ्लेज कई प्रकार के जानवरों में पाया जाता है, जिनमें जानवर अपने आसपास के अनुसार, अपनी सराउंडिंग के अनुसार, अपने जो उनका अपीयरेंस होती है, उनकी जो शक्ल सूरत है या उनका जो रंग है, उसे बदल देते हैं। और ये जो फीचर है जो एनिमल्स में पाया जाता है, इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। तो इस तरह से कवि ने बहुत ही रोचक तरीके से आपको अलग अलग प्रकार के जानवरों को समझने का या जानवरों को पहचानने का एक तरीका बताया है। कैरोलिन वेल्स की ह्यूमरस पोएम है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।